अक्सर कहा जाता है कि दुनिया सच्ची मोहब्बत को सालों तक याद रखती है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी प्रेम कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जो सच्ची तो नहीं कही जा सकती, फिर भी दुनिया इस खूनी प्रेम कहानी को याद करती है। और याद करने की वजह इस प्रेम कहानी का खौफनाक होना है। यह घटना इतनी खौफनाक थी कि इसने कई जिंदगी एक पल में ही खत्म कर दी। शबनम और सलीम, जिन्होंने अपनी मोहब्बत के लिए एक ऐसा खौफनाक रास्ता चुना कि उस मंजर को याद करके आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। बात करते हैं शबनम और सलीम की पूरी कहानी क्या है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के हसनपुर तहसील में स्थित बावनखेड़ी गांव में 14 अप्रैल 2008 की रात एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। गांव के लोग गहरी नींद में सो रहे थे। इस गहरी नींद के बीच रात के लगभग 2 बजे कुछ लोगों ने लड़की की चीखने की आवाज सुनी। शुरुआत में लोगों ने सोचा कि शायद यह उनकी कल्पना होगी, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से सुना तो पाया कि यह आवाज गांव के सबसे अमीर और सम्मानित व्यक्ति शौकत अली के घर से आ रही थी। शौकत अली कॉलेज लेक्चरर थे और गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। उनका गांव में सबसे बड़ा और आलीशान घर था जो लगभग 9 एकड़ में फैला हुआ था। लोगों ने जब शौकत अली के घर से आती हुई चीख सुनी तो वे घबराकर उनके घर की ओर दौड़े। वहां पहुंचकर उन लोगों ने देखा कि शौकत अली की बेटी शबनम बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसको हुआ क्या है, इसलिए मामले को समझने के लिए कुछ लोगों ने घर के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही लोग घर के अंदर गए, उनको एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने उनकी रूह कंपा दी। शबनम ने अपने पिता के कमरे की ओर इशारा किया। जैसे ही वे कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि शौकत अली खून से लथपथ अपने बिस्तर पर पड़े हुए थे। जब लोगों ने घर के अन्य कमरों की तलाशी ली तो उनको भी ये भयानक दृश्य दिखाई दिया। घर में मौजूद हर व्यक्ति अपनी अपनी जगह पर मृत पाया गया। उस रात उस घर में रह रहे 8 लोगों में से 7 की हत्या कर दी गई थी। शबनम का परिवार एक एक करके खत्म हो गया। 55 साल के शौकत अली, 50 साल की शबनम की मां हाशमी, 35 साल का बड़ा भाई अनीस, छोटा भाई राशिद, भाभी अंजुम, मौसी की बहन राबिया और मात्र 10 महीने का भतीजा अर्श, सभी की हत्या कर दी गई थी। यह दर्दनाक घटना देखकर हर कोई चकित था। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ। हर किसी के मन में एक सवाल था, यह सब किसने किया। इस सवाल का जवाब देने के लिए घर में अब सिर्फ शबनम ही जिंदा बची थी, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। शबनम का दुख देखकर हर कोई सहम गया था। आखिर उसने एक पल में अपने पूरे परिवार को खो दिया था। जब गांव वालों ने देखा कि 7 लोग बेजान पड़े हैं तो उन्होंने रात के अंधेरे में ही नजदीकी पुलिस को सूचना दी। 7 लोगों की मौत की खबर सुनकर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। यह घटना इतनी गंभीर थी कि रातों रात राज्य और केंद्र सरकार को भी इसकी सूचना दे दी गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस स्टेशन की टीम तुरंत घटना स्थल पर पहुंची। मामले की गंभीरता को समझते हुए अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया। सुबह होते होते बावनखेड़ी गांव में आसपास के सभी थानों की पुलिस बल पहुंच गया। इसके अलावा फोरेंसिक टीम इस घर को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू करती है। शुरुआती जांच में लोगों ने जब शबनम से पूरे मामले को समझना चाहा तो शबनम बताती है कि वो छत पर सो रही थी, तभी उसको कुछ खटपट की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ सुनकर नीचे आई तो उसने देखा कि कुछ लोग हाथों में कुल्हाड़ी लिए भागते हुए दिखाई दिए। शबनम के मुताबिक शायद वो लुटेरे होंगे जो घर में लूटने के इरादे से घुसे होंगे। शबनम के इस बयान के बाद यह खबर पूरे शहर में फैल जाती है कि डकैतों ने शौकत अली के घर में चोरी करने के दौरान 7 लोगों की हत्या कर दी थी। इस घटना के समय उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती थी। जैसे ही उनको इस घटना की जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत शबनम, जो परिवार में इकलौती बची थी, को 5 लाख रुपए देने की घोषणा कर दी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी ऐलान किया कि इस घटना में शामिल किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि मायावती के इस बयान के बावजूद हंगामा शांत नहीं हुआ। विपक्षी पार्टियां इसे कानून व्यवस्था का मुद्दा बनाकर मायावती को घेरने लगती हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए मायावती खुद को अमरोहा आने से नहीं रोक पाईं और अगले ही दिन हेलीकॉप्टर से घटनास्थल पर पहुंच गईं। मायावती घटनास्थल पर पहुंचकर शबनम को आश्वासन देती हैं कि आरोपियों को ढूंढकर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। चूंकि मायावती ने पहले ही शबनम के लिए 5 लाख के मुआवजे की घोषणा की थी,
वह उसको यह राशि वहीं देना चाहती थी। लेकिन इस घटना की जांच कर रहे अधिकारी ने मायावती से अनुरोध किया कि पहले सभी मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दी जाए, इसके बाद ही मुआवजा दिया जाए। इसके बाद इस घटना की जांच इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता ने शुरू की। इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता पहले क्राइम सीन का बारीकी से जांच करते हैं, फिर शबनम से इस घटना के बारे में पूछताछ शुरू की जाती है। शुरुआती बातचीत के बाद आरपी गुप्ता ने एक गंभीर सवाल उठाया, जब घर के सभी लोगों को मार दिया गया तो तुम अकेली कैसे बच गईं? शबनम ने जवाब दिया, मैं छत पर थी इसलिए बच गई। लेकिन आरपी गुप्ता इस जवाब से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें शक था कि शायद शबनम सच नहीं बोल रही है, खासकर जब उन्होंने बिस्तरों में कोई गड़बड़ी नहीं देखी। यह बात उनके मन में और भी ज़्यादा संदेह पैदा कर रही थी। लेकिन मामला इतना संवेदनशील था कि आरपी गुप्ता ने उस वक्त शबनम के खिलाफ कुछ नहीं कहा। उन्होंने सोचा कि अभी और जांच करने की ज़रूरत है। सबसे पहले सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। यहाँ एक डॉक्टरों की टीम द्वारा सभी शवों का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि मृतकों में से किसी ने भी संघर्ष के कोई भी निशान नहीं दिखाए। इसका मतलब ये है कि हमले से पहले सभी या तो सो रहे थे या फिर बेहोश थे। इस संभावना को ध्यान में रखते हुए कि उन्हें बेहोश किया गया होगा, आगे की जांच की जाती है। बहुत जल्द बायोप्सी रिपोर्ट भी आ जाती है। बायोप्सी रिपोर्ट चौंकाने वाली थी, क्योंकि इसमें मृतकों के शरीर में जहर के अवशेष पाए जाते हैं। शवों में मिले जहर के निशान से साफ था कि हत्या से पहले सभी को जहर दिया गया था। पुलिस को शक था कि यह क्रूर हत्या शबनम ने की होगी, लेकिन सीधे शबनम को हिरासत में लेना खतरनाक हो सकता था। इसलिए पुलिस ने सावधानी से जांच शुरू की। शबनम के कॉल रिकॉर्ड्स में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। घटना वाली रात उसने एक नंबर पर 52 बार कॉल की थी। पुलिस ने जब नंबर की जांच शुरू की तो पाया कि यह नंबर एक सलीम नाम के व्यक्ति का था। इसी बीच शबनम से पूछताछ का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। शुरुआत में शबनम ने बताया था कि कोई अजनबी छत के रास्ते घर में घुसा था और उसने सभी की हत्या कर दी थी। लेकिन जांच में यह बात झूठी साबित हुई। जांच अधिकारियों ने पाया कि छत तक जाने वाला दरवाजा अंदर से बंद था। इसके अलावा छत और जमीन के बीच 14 फीट की ऊंचाई थी और दीवार पूरी तरह से प्लास्टर की हुई थी। इन सबूतों से साफ हो गया कि बिना किसी की मदद के 14 फीट की दीवार को चढ़कर छत पर पहुंचना असंभव था। कुछ लोगों ने संदेह जताया कि शायद बदमाशों ने बाहर से सीढ़ी लगाकर छत के अंदर प्रवेश किया होगा। हालांकि थोड़ी सी जांच के बाद यह दावा खारिज कर दिया गया, क्योंकि वहां ऐसी कोई सीढ़ी के निशान नहीं मिले। अब तक की पूछताछ में यह स्पष्ट हो रहा था कि शबनम का हर दावा झूठा साबित हो रहा था। पुलिस चाहती तो शबनम पर तुरंत सख्त कार्यवाही कर सकती थी, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारी सबूत जुटाने में लगे रहते हैं। तभी पुलिस को एक मुखबिर से सूचना मिलती है कि अगर वे इस मामले की सच्चाई जानना चाहते हैं तो सलीम को हिरासत में लें। इस मामले में सलीम का नाम पहले तब आया था जब पुलिस ने शबनम के कॉल डिटेल निकाले थे। यह दूसरी बार था जब किसी ने सलीम का नाम लिया था, इसलिए सलीम से फिर से पूछताछ शुरू हुई। घटना के अगले दिन ही सलीम से पूछताछ की गई थी, लेकिन कुछ भी संदिग्ध न मिलने पर उसको छोड़ दिया गया था। लेकिन मुखबिर की सूचना और कॉल डिटेल के संकेतों के आधार पर 17 अप्रैल को सलीम को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया। इस बार भी सलीम इधर उधर की बातें करता रहा। पुलिस की सख्ती बढ़ने के साथ ही सलीम डर गया। उसने एक ऐसा खुलासा किया जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। सलीम ने माना कि उसने सभी हत्याएं की है और सबूत के तौर पर उसने वह कुल्हाड़ी पेश की जिसको उसने पास के ही एक गंदे नाले में फेंक दिया था। लेकिन सवाल यह उठता है कि सलीम ने ऐसा क्यों किया। उसने पुलिस को बताया कि उसने ये सब शबनम के कहने पर किया था। शबनम का नाम सुनते ही पुलिस ने फिर शबनम से पूछताछ की
जब पुलिस ने शबनम को सलीम के दावों के बारे में बताया तो उसने सलीम को ना जानने और उसे कुछ भी करने के लिए नहीं कहने से इनकार कर दिया। पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड्स का हवाला देते हुए पूछा कि अगर वह सलीम को नहीं जानती तो घटना वाली रात सलीम को इतनी बार फोन क्यों किया था। शबनम के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। अपने अपराधों को कबूल करने से इनकार करते हुए शबनम ने पुलिस के सामने एक अलग ही कहानी गढ़ी। फिर पुलिस ने शबनम और सलीम का आमना सामना करवाया। सलीम ने शबनम से कहा, मैंने पुलिस को सब बता दिया है, बेहतर होगा तुम भी सच बता दो। सलीम की बातें सुनकर शबनम अचानक दहाड़े मारकर रोने लग जाती है और अंततः एक चौंकाने वाली सच्चाई को स्वीकार करती है। कई घंटों तक पूछताछ चलती रहती है और फिर पुलिस इस घटना की पूरी जानकारी सार्वजनिक करती है। पुलिस के अनुसार इस हत्याकांड के पीछे शबनम और सलीम के प्रेम का हाथ था। पूरी कहानी इस प्रकार थी। शबनम गांव के सबसे अमीर परिवार की बेटी थी। उसके पिता शौकत अली कॉलेज में लेक्चरर थे। शबनम का एक भाई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर एक अच्छी कंपनी में नौकरी कर रहा था, जबकि दूसरा छोटा भाई बीटेक कर रहा था। शबनम खुद इंग्लिश और भूगोल में डबल एमए थी और घटना के समय वह एक शिक्षा मित्र के तौर पर किसी स्कूल में पढ़ा भी रही थी। शबनम के घर के बाहर एक लकड़ी कटाई मिल में सलीम काम करता था। जब कभी शबनम बाहर जाती थी उसकी नज़रें अक्सर सलीम पर पड़ती थी। रोजाना आना जाना होते हुए सलीम उसे अच्छा लगने लग जाता है और धीरे धीरे वह सलीम से प्यार करने लग जाती है। एक दिन उसने मौका पाकर अपने प्यार का इजहार किया और सलीम ने भी बताया कि वह भी उसको पसंद करता है। समय के साथ शबनम और सलीम एक दूसरे को दिल और जान से चाहने लग जाते हैं। दोनों एक दूसरे से शादी करने की सोचते हैं, लेकिन हकीकत में उनके रास्ते में कई मुश्किलें थीं। शबनम का परिवार इलाके का सबसे सम्मानित और पढ़ा लिखा परिवार था। शबनम खुद डबल एमए थी, जबकि सलीम 5वीं पास भी नहीं था और लकड़ी की मील में काम करता था। शबनम ने हिम्मत करके अपने पिता से सलीम से अपने प्यार का इजहार किया और उनसे शादी करने की इच्छा जताई। शबनम की बात सुनकर उसके माता पिता ने शबनम को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन शबनम अपनी जिद पर अड़ी रही। शबनम और उसके परिवार के बीच यह खींचतान काफ़ी दिनों तक चली। आखिरकार जब शबनम को लगा कि उसके माता पिता उसकी शादी सलीम से नहीं करवाएंगे, तो उसने सलीम से मिलने का फैसला किया। शबनम और सलीम ने एक साथ मिलकर एक खौफनाक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि अगर वे घर के सभी लोगों की हत्या कर देते हैं तो वे शादी कर सकेंगे और सारी जायदाद पर भी उनका अधिकार हो जाएगा। इस घिनौने प्लान को अंजाम देने के लिए उन्होंने जहर का रास्ता चुना। सलीम बाजार से जहर लेकर आया और शबनम को दे दिया। 14 अप्रैल 2008 को शबनम ने अपनी योजना को अंजाम देने का फैसला किया। उसने अपने दोनों भाइयों को घर बुलाया और रात का खाना साथ खाने के लिए कहा। खाना खाने के बाद उसने चाय में जहर मिला दिया और सभी को पिला दिया। जहर का असर होते ही सभी बेहोश हो गए। शबनम को यकीन नहीं हो रहा था कि सभी मर गए हैं, इसलिए उसने अपने प्रेमी सलीम को बुलाया। उसने सलीम से कहा कि वह सभी को कुल्हाड़ी से मार दे ताकि हत्या को लूटपाट का रूप दिया जा सके। सलीम शबनम के पास आया और एक एक करके सभी को कुल्हाड़ी से मार डाला। 6 लोगों की हत्या करने के बाद सलीम वहां से चला गया, लेकिन कुछ ही देर बाद शबनम ने फिर से सलीम को फ़ोन किया और बताया कि उसका भतीजा अर्श जो 10 महीने का है वह अभी जिंदा है। सलीम ने मना कर दिया और कहा कि अब वह वापस नहीं आएगा। शबनम ने अपने हाथों से उसकी हत्या कर दी। इस तरह शबनम और सलीम ने पूरे परिवार का सफाया कर दिया। शबनम के भयानक अपराध का खुलासा होने के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। शबनम और सलीम पर हत्या समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा चलाया गया। लंबी सुनवाई के बाद जिला अदालत ने दोनों को मौत की सजा सुनाई। सजा के खिलाफ दोनों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की, लेकिन हाई कोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी अपील को खारिज कर दिया।
जब सभी कानूनी विकल्प खत्म हो गए, शबनम ने राष्ट्रपति और राज्यपाल से दया याचिका दायर की, लेकिन उनको कहीं से भी कोई राहत नहीं मिली। 2021 में जब सभी याचिकाएं खारिज हो गईं, ऐसा लग रहा था कि शबनम को फांसी की सजा दी जाएगी। फांसी की तैयारी शुरू हो गई, लेकिन शबनम ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को दया याचिका दायर की। ये याचिका अभी भी लंबित है और इस पर सरकार की ओर से कोई फैसला नहीं आया है। इसी कारण शबनम अभी भी बरेली जेल में फांसी की सजा का इंतजार कर रही है। वहीं शबनम का प्रेमी सलीम प्रयागराज की नैनी जेल में अपनी सजा काट रहा है। शबनम के मामले में एक और हैरान करने वाला खुलासा जब हुआ जब पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर मेडिकल जांच के लिए भेजा। जांच में मालूम चला कि शबनम 2 महीने की गर्भवती थी। जेल में रहते हुए शबनम ने एक बेटे को जन्म दिया। शबनम के कॉलेज का एक दोस्त उस्मान सैफी शबनम के बेटे को गोद लेते हैं। उस्मान ने बताया कि वह और शबनम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। शबनम हमेशा बच्चों की मदद करती थी। एक बार जब उस्मान की पढ़ाई छूटने वाली थी, तब शबनम ने उसकी फीस भरकर उसकी मदद की थी। इस एहसान के बदले उस्मान ने शबनम के बेटे को गोद ले लिया था और उसे अपने बच्चों की तरह पाल रहा है। फिलहाल शबनम के बेटे की उम्र 16 साल हो चुकी है। शबनम के इस बेटे ने भी सरकार से मां की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने की अपील की है। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले समय में इस मामले में क्या फैसला होगा। यह देखना दिलचस्प होगा। क्या न्यायपालिका शबनम के बेटे की भावनाओं को समझते हुए कोई राहत देगी या फिर कानून का अपना रास्ता चलता रहेगा। दोस्तों, इस पूरे मामले के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि शबनम को फांसी मिलनी चाहिए या फिर उसको अपनी सजा भुगतनी होगी? आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए।